हेलो एनसीईआरटी फैमिली में लोकेश पाशा आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जो कि है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और इस पे अपन फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हमने ना देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। पहले एक शॉर्ट छोटा सा रिवीजन कराऊंगा मैं कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी फर्स्ट पार्ट इसका नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। और फिर अपन देखेंगे कि आज हम है ना फिर कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमने कल देखा था कि है ना नेशनलिज्म इन इंडिया की जो फीलिंग थी वो भारत के अंदर आई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त में, मतलब 1914 में है ना ये फीलिंग भारत के अंदर आ गई थी। और इस फीलिंग को लाने में है ना अब क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स थे, क्या क्या ऐसे है ना गलतियां जो कि ब्रिटिशर्स ने की थी जिनकी वजह से ये फीलिंग भारतवासियों में अंदर से आने लगी कि हम सब एक हैं, हम सब कोई अलग नहीं है, जो कि हम एक दूसरे से लड़ें और है ना फिर है ना ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठाएं। तो ऐसी फीलिंग जब है ना आने लगी कि हम सब एक हैं, तो हम सबको एक साथ है ना मिलना चाहिए। अब एक साथ मिलाने के लिए कुछ ऐसी तो सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी ना, जो कि सब लोग एक तरह से भोग रहे हैं, मतलब सब लोग एक तरह से सफर करते हैं। अब ये मानिए सामने से अगर किसी इंसान को है ना एक पुल के एक है ना पुल पर उसका घर है, किसी का इंसान का, ऐसे मानिए दो घर हैं जैसे कि, तो एक इंसान को है ना वहां पे कुछ आवाजें आती हैं, तो है ना दूसरा इंसान भी, तो एक तरह से हॉरर चीज हो गई, तो दूसरा इंसान भी तो उसके साथ मिलेगा ना कि भाई बात सही है तुम्हारी, ये यहाँ पे दिक्कत बहुत है, तो इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोनों के क्योंकि दुख एक बराबर थे, साझा थे दोनों के दुख। अब वो साझा दुख की वजह से दोनों ने काम लिया। तो इसी तरह से भारतवासियों के भी दुख बिल्कुल बराबर हो चुके थे 1914 के वक्त में। तो वो कुछ इस प्रकार थे कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। सेकंड, जबरदस्ती से है ना जो हट्टे कट्टे लोग थे, जवान थे, उनको है ना जबरदस्ती से वॉर में डाला जा रहा था, लड़ाई करने के लिए भेजा जा रहा था। तीसरा, उसी वक्त में है ना हमारे भारत के अंदर जो क्रॉप्स थी खाने के लिए हम जो उपयोग में लेते हैं, वो सब है ना डिस्ट्रॉय होने लग गई, उनकी वजह से हमारे भारत में खाने की कमी होने लगी। चौथा, उसी वक्त में मतलब कैसे एक साथ में एक एक करके है ना सब कुछ परेशानी आ गई 1914 के बाद, 1914 पर। और उसी वक्त में है ना एक बड़े वाले फेमाइन आ गए, मतलब सूखा पड़ गया। और उसकी वजह से है ना एक एक एपिडेमिक और आ गया। एपिडेमिक मतलब कि है ना एक स्पेशल एरिया में फैला हुआ कोई ऐसा ऐसी बीमारी जो कि जानी जाती है सिर्फ उसी एरिया के अंदर अंदर। तो ऐसे एपिडेमिक आ गया जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा की वजह से 12 से 13 मिलियन लोग, मतलब 120 लाख या 130 लाख लोग है ना हाथों हाथ मारे गए, जान से मर गए वो सब लोग। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या पढ़ा था हमने कल, कि हमें है ना कॉन्स्टिट्यूशन की तो जरूरत, मतलब सही, हमें है ना नेशनल फीलिंग तो अंदर डेवलप कर चुके थे, लेकिन वो नेशनल फीलिंग को है ना दिखाने के लिए कौन आया, हमारा लीडर कौन बना। इस वक्त में हमारे सामने आ गए थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने है ना क्या हमें दिखाया, मैजिक स्टिक। मैजिक स्टिक में क्या थी, सत्याग्रह। मतलब कि अगर आप सत्य हो, तो आपका है ना जो अंदर से आपकी जो वो है ना सत्यता, जिससे आप है ना सामने रख रहे हो, तो आपके जो एनिमी भी होंगे ना, मतलब ब्रिटिशर्स जो आपके दुश्मन है, वो भी आपके सत्य को मानकर आपके आपके सामने झुकेंगे। तो सत्याग्रह का ऐसा फोकस था, एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्य को जानना, सत्य को पहचानना सत्याग्रह का मतलब था। साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में कौन आए, गांधी जी आए। अब गांधी जी ने आके आते ही ना ये कहा कि भाई वायलेंस अच्छी बात नहीं है, वायलेंस नहीं करना। अब वायलेंस की बात को हटाया, फिर है ना वायलेंस की बात को कहा कि है ना वायलेंस नहीं करना। तो उसके बाद एक हिस्ट्री को भी तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री में है ना गांधी जी का नाम इतना फेमस क्यों है। तो गांधी जी का नाम इतना फेमस होने की वजह थी क्योंकि जब गांधी जी भारत आए थे ना, तो आते ही उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए ना कुछ, कि जिसकी वजह से लोग है ना उनको है ना ये मानने लगे कि ये इंसान हमारे लिए है ना एक परमात्मा बन के आया है। अब काम क्या किए थे, पूरा भारत है ना ब्रिटिशर्स से परेशान था। अब उनके अपोजिट में है ना वो कुछ कह नहीं सकते थे, तो गांधी जी उनके लीडर बने और गांधी जी ने ना 3 सत्याग्रह किए। पहला सत्याग्रह किया था 1917 में, पहला सत्याग्रह किया था 1916-17 में। 16 में चालू हो गया था, 17 में गांधी जी आए थे, जो कि था चंपारण सत्याग्रह। इसमें है ना नील की खेती में है ना लोग मतलब परेशान थे, तो गांधी जी से है ना उन्होंने दरखास्त की कि गांधी जी हमारी मदद कीजिए। गांधी जी वहां पे गए, गांधी जी ने वहां पे है ना सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह करते ही सब कुछ ठीक हो गया। अब उस सब कुछ ठीक के बाद है ना फिर दूसरा सत्याग्रह चालू हुआ।
दूसरा सत्याग्रह था खेड़ा का सत्याग्रह। इस खेड़ा के सत्याग्रह में है ना बीमारी फैल गई थी, एक प्लेग बीमारी, जो कि है ना रोमट से फैलती, मतलब कि है ना चूहों से आती है। अब ये चूहों से आने वाली जो बीमारी थी ना, कुछ इन्फेक्टेड वायरस होते हैं जो कि चूहे के अंदर मिल जाते हैं। अब उनकी वजह से ना चूहों से ये ऐसे बीमारी फैलती है जिसे अपन प्लेग कहते हैं। तो इस प्लेग की वजह से है ना जो मतलब बीमारी थी ना, इसकी वजह से कई सारे लोग मर रहे थे और है ना जो खाने की फसल थी वो सब बर्बाद हो चुकी थी। तो ऐसे में है ना ये लोग जो लोग थे ना सत्याग्रह में, उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी आप कुछ कीजिए और है ना जो टैक्स है ना उसमें है ना थोड़ा रिलैक्सेशन कराने के लिए हमारी तरफ से बात कीजिए ब्रिटिशर्स से। इस तरह से है ना गांधी जी ने फिर से मानी उनकी दरखास्त और है ना सत्याग्रह किया, सत्याग्रह सफल हो गया। मतलब एक सत्याग्रह सफल होते ही अगली साल दूसरा सत्याग्रह सफल हो गया। फिर तीसरे सत्याग्रह की बात आई। अब अहमदाबाद का सत्याग्रह, ये अहमदाबाद का सत्याग्रह है ना किसी ब्रिटिशर्स के लिए नहीं हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स के अपोजिट में नहीं हुआ था, और ना ही पीजेंट्स के लिए हुआ, मतलब किसानों के लिए भी नहीं था। ये सत्याग्रह हुआ था फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, मिल वर्कर्स के लिए। इनको है ना कॉटन मिल वर्कर्स थे ना, अब वो मार्केट के अंदर मतलब बहुत ज्यादा ऐसे वो बढ़ गई थी, ऐसे कहता है ना कि इन्फ्लेशन आ गया था, खाने की चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो चुकी थी, और है ना रेट हर चीज की काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो सैलरी थी इन मिल वर्कर्स की सैलरी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो मिल वर्कर्स ने है ना सत्याग्रह चालू किया, और सत्याग्रह में है ना 1918 में गांधी जी गए, और गांधी जी ने है ना उनकी तरफ से सत्याग्रह किया, और अगेन चुटकी बजाई, सत्याग्रह सफल, और सत्याग्रह के सफल होते ही गांधी जी बन गए देवता पूरे भारत के। अब गांधी जी जब देवता बने तो उनके देवता बनने के बाद है हम देखते हैं उनके देवता बनने के बाद हम देखते हैं कि है ना ब्रिटिशर्स बौखला गए। उनको है ना ऐसे परेशानी होने लग गई, उनको ऐसा लगने लग गया कि यार ये इंसान कौन है जो अभी अभी आया है और आते इसने है ना तीन तीन जगह पे हमारे है ना जो ताकत थी उसको कम कर दिया। तो ऐसे डर की वजह से उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने कहा कि है ना हम एक एक्ट ला रहे हैं जिसका नाम होगा रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट काम कैसे करता है? रॉलेट एक्ट काम कुछ इस तरह से करता है कि है ना पुलिस जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली सब तरह से है ना पावरफुल थी ब्रिटिशर्स, तो उनको है ना एक और पावर दे दी गई कि अगर तुम्हें किसी इंसान पे शक हो तो उस इंसान को पकड़ के तुम है ना टॉर्चर कर सकते हो, उसे पनिशमेंट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर है ना वो आपकी बात नहीं माने। और ऐसे में ना आप ये देखोगे कि महिला है, ना आप बच्चा देखोगे, ना आप बुजुर्ग देखोगे, जो मिलेगा उसे कैसा भी आप पनिश कर सकते हो। तो सोच सकते हो आपके ब्रिटिशर्स का क्या पनिशमेंट हो सकता है हर किसी के लिए। तो ऐसे ऐसे पनिशमेंट के बाद रॉलेट एक्ट के अपोजिट में गांधी जी ने कहा नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है, तुम लोग कौन होते हो कि है ना तुम ऐसा कोई रॉलेट एक्ट लाओ, और तुम हो कौन? पहली बात तो ये बताओ तुम हो कौन कि है ना तुम ऐसे, तो हम सत्याग्रह करने के लिए बैठे और बैठते ही तुम तो ऐसे कर दोगे कि है ना पकड़ लो पीटो सबको। ये तो गलत बात है ना। तो इसके अपोजिट में गांधी जी ने आवाज उठाई, गांधी जी ने आवाज उठाई, और गांधी जी ने आवाज उठाते ही है ना रॉलेट एक्ट के अपोजिट में जब बात करने लगे, तो ऑन द रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट उन्होंने है ना सबको हड़ताल के लिए बना लिया, और सब हड़ताल करने के लिए आ गए। रैलीज निकली, स्ट्राइक्स हुई, और है ना कई सारे लोग है ना ऐसे सड़कों पे आने लग गए अपनी दुकानें बंद करके। और फिर है ना ऐसे में है ना एक गलती कर दी, मतलब ऐसे में है ना जब लोग ऐसे आने लग गए अपनी दुकानों को सबको बंद करके, तब कह सकते हैं अपन कि है ना पंजाब के अंदर अमृतसर में जो वहाँ पे लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था, 10 अप्रैल को आराम से बैठे हुए वैशाखी का त्योहार बना रहे थे कुछ लोग, कुछ पंजाबी लोग तो वहाँ पे वैशाखी का त्योहार बना रहे थे। अब वो तो त्योहार बनाने के लिए शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन उस वक्त में है ना मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। तो मार्शल लॉ कहता है कि है ना अगर कोई भी इंसान ऐसे बैठे दिखेंगे कई सारे लोग, तो है ना उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब उस स्ट्रिक्ट एक्शन के वजह से जनरल डायर जो थे, जनरल डायर ने वैशाखी के त्योहार बनाते हुए उन पंजाबियों को, कह सकते हैं हिंदुओं को चारों तरफ से घेर लिया। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। और घेर कर चारों तरफ से फायरिंग कर दी। अब उस फायरिंग में कई सारे हिंदू मारे गए, और जो हिंदू कुछ बचे थे उन वो हिंदू है ना बीच में जो कुआं था, बीच में जलियांवाला बाग में जो कुआं था उसमें अपने मतलब उसमें गिरने लग गए, उसमें कूदने लग गए बचने के लिए कि गोली ना लगे। तो इस तरह से जलियांवाला बाग का हत्याकांड पूरा हुआ। इस चीज को देखते हुए लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, और गुस्से में आते ही लोगों ने है ना
अपोजिट में बोलने लग गए कि यार ये बहुत गलत किया तुम लोगों ने, तुम ऐसा करने के है ना, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे लोगों को ऐसे मार सकते हो? क्योंकि मार्शल लॉ फॉलो करने का ये कोई मतलब नहीं है कि है ना तुम है ना उन पे को जान से ही मार दोगे अगर वो है ना अपना त्योहार बनाने के लिए भी बैठे। तो ऐसे में है ना जनरल डायर को फिर से मौका मिल गया। लोगों में जब भीड़ वापस आने लगी कि है ना अब हम है ना अपोजिट खड़े हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गंदा काम किया है। गंदा काम क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 10 अप्रैल को किया गया था 1919 में। तो 1919 10 अप्रैल को जो किया, उसके बाद 3 दिन बाद है ना 13 अप्रैल को फिर से जब है ना लोग है ना इकट्ठे खड़े हुए क्राउड में, तो जनरल डायर ने फिर से गोलियां चलवा दी, जिससे कि है ना उसका टेरर बन जाए, उसका डर बन जाए। किसका? जनरल डायर के नाम का डर बन जाए लोगों में, और है ना 100 लोगों को मरवा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं ये सब अब चीजें हो रही थी ना, तो गांधी जी भी है ना बहुत ज्यादा दुखी थे। गांधी जी सोच रहे थे यार ये बहुत गलत है, इस तरह से तो है ना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपना है ना अपने मन की बातें करना चालू कर दिया, अपने मन की इरादे पूरी करना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इस वक्त में है ना गांधी जी घोर चिंतन में पहुंच गए और सोचने लगे शायद हमारे साथ मुस्लिम लीग भी मतलब मुस्लिम लीग भी हमारे साथ मिल जाए, और है ना हमारे साथ मिल करके इस काम को मतलब हमारे साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अपोजिट में खड़ी हो। तो कल तक हमने ये सब देखा था, अब हम देखते हैं आगे का। तो देखिए अब आगे का हमारा कुछ ऐसा है कि खिलाफत मूवमेंट में खिलाफत एक कमेटी है जो कि है ना बनी हुई थी ये मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स ने खिलाफत कमेटी क्यों बनाई थी? वजह क्या थी? खिलाफत कमेटी का कुछ ऐसा काम था कि जब है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें ओटोमन तुर्क भी शामिल था। तो ओटोमन तुर्क, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जब हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके हारने की वजह से ओटोमन तुर्क में जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा अपनाते थे लोग, मतलब कि आपने भी सुना होगा खलीफा नाम का एक इंसान रहता था। खलीफा ना मतलब एक ग्रुप था खलीफा का, जो कि है ना ओटोमन तुर्क में रहता था। अभी ओटोमन तुर्क में जो खलीफा रहते थे ना, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स उन्हीं की बात मानते थे। तो मुस्लिम जो थे, भारत के जो मुस्लिम्स थे ना, उन्होंने ये सोचा कि खलीफा को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, किनके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स उन पे कई तरह की पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं खलीफा को। तो एक तरह से रिलीजन का मामला बन गया ना। अब मुस्लिमों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वक़्त में मुस्लिम है ना अंदर कंट्री में क्या हो रहा है वो नहीं सोच पा रहे थे। मुस्लिम सोच रहे थे कि खलीफा को उनकी पावर वापस दिलानी है। तो खलीफा को उनकी पावर वापस दिलाने का सीधा-सीधा मतलब सीधा-सीधा तरीका तो ये है कि अंग्रेजों के अपोजिट में खड़े हो जाओ। उस वक़्त में खिलाफत मूवमेंट को चालू किया गया मुस्लिमों के द्वारा भारत के अंदर, और खिलाफत कमेटी बनाई गई। अब इस खिलाफत कमेटी में 2 फेमस लोग थे जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली सोचने लगे कि यार शायद से है ना ये हिंदू जो हैं, जो हमारे भारत में मेजॉरिटी में मतलब कि कई करोड़ों हिंदू हैं, अगर ये भी हमारे साथ मिल जाए ना, तो हम खलीफा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब खलीफा को है ना जो उनकी पॉलिटिकल पावर, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल पावर है ना, वो वापस दिला सकते हैं। तो सॉरी, तो इस तरह से सोच करके है ना इन्होंने गांधी जी से बात की। अब गांधी जी भी इसी सोच में थे, गांधी जी भी तो ये सोचे थे शायद से मुस्लिम है ना हिंदुओं के साथ मिल जाएं। गांधी जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि गांधी जी सेक्युलरिज्म थे, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष थे। गांधी जी ये नहीं कहते थे कि तुम हिंदू या तुम मुस्लिम या तुम सिख, कुछ उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब है कि तुम हिंदू। उन्होंने ये कहा था कि तुम भारतीय हो, ना तुम हिंदू हो, ना सिख हो, ना मुस्लिम, ना तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ भारतीय हो। उनका ये मानना था। तो ऐसे में गांधी जी ने यही कहा। जब मोहम्मद अली और शौकत अली ने उनके घर पे पहुंचे, उनके घर पे जाके कहा कि गांधी जी आप कृपया करके है ना जो खिलाफ मतलब जो खिलाफत कमेटी हमने बनाई है, खिलाफत मूवमेंट जो हमने किया है, उसके लिए खड़े हुए हमारे साथ, और जो हिंदू हैं अपन के भारत में मेजोरिटी सबसे ज़्यादा, उनको भी अपने साथ खड़ा करें, क्योंकि आपकी एक आवाज़ से है ना ये लोग हमारे साथ मिलेंगे, और हम है ना जो खलीफा है, जो कि ओटोमन तुर्क में बैठे हैं, उनको तुर्क में बैठे हैं, उनको है ना आज़ाद करा सकते हैं। तो गांधी जी बोले, अरे यार तुम क्या बात करते हो, हम भी यही सोचे थे, हम भी तुम्हारे लिए खड़े होने की सोचे थे। तो इस तरह से है ना गांधी जी ने कहा कि अच्छी बात है, हम सब मिलके अब खड़े होंगे, और इस तरह की बात को है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जाने जाना लगा। मतलब कि जहाँ पे खिलाफत मूवमेंट वाले लोग और हिंदू मतलब
मुस्लिम लोग जो कि खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, किसके अपोजिट में? ब्रिटिशर्स के अपोजिट में। किसके लिए? खलीफाओं के लिए, ठीक है। वो मिल गए किनसे? स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी मतलब कांग्रेस के अंदर जो कि है ना चाह रहे हैं भारत को आजाद कराना, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, उनके साथ मिल गए। और पूर्ण और स्वराज पार्टी प्लस खिलाफत पार्टी दोनों एक साथ मिलकर के बनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज की। उस किताब में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था, 1909 की ये किताब है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत प्यारी किताब है ये सच में। इस किताब में गांधी जी ने है ना सिचुएशंस को पहले ही कह दिया था कि है ना भारत जब तक आजाद नहीं होगा भारत, जब तक है ना भारतीय ये कॉपरेशन बंद ना करें, मतलब ब्रिटिशर्स की मदद करना बंद ना करें, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की मदद करते हैं और ब्रिटिशर्स उसी मदद की वजह से अपना बेस बनाए बैठे हैं। मतलब 1909 की हिंद स्वराज जो किताब गांधी जी ने लिखी, उसमें गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि पहली बात, इन अंग्रेजों की मदद करना छोड़ो, बाइकआउट कर दो हर चीज से। जो भी अंग्रेजों के काम करते हैं ना, उन सब कामों को बंद कर दो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे वो है ना मतलब ब्रिटिशर्स की पुलिस फोर्स हो, पुलिस फोर्स में काम करते हो, या फिर किसी और इंस्टीट्यूशंस में काम करते हो, सब बंद कर दो। ये जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम है ना, ये दिसंबर 1920 को चालू हुआ नागपुर के अंदर। कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हुआ था, इसमें चालू हुआ। अब इसमें जब ये चालू हुआ, तो इसमें चालू जब ये हुआ, तो इसमें चालू होने के बाद है ना, इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कौन कौन ने ज्वाइन किया, कौन कौन सी ऐसी रिलीजन्स थे, कास्ट थी, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं गांधी जी, आप आगे चलें, हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो इस मूवमेंट में है ना क्या क्या चीजें ऐसे, मतलब कौन कौन से लोग थे, तो देखो इसमें सब तरह के लोग मिल चुके थे। इसमें हम देखे खिलाफत मूवमेंट करने वाले मुस्लिम थे, इसके इनमें साथ थे ब्रिटिश इनके गांधी जी के। दूसरा हिंदू साथ थे। तीसरा महिलाएं हमेशा साथ थी। चौथा दलित भी साथ थे उस वक्त तक, क्योंकि गांधी जी ने है ना किसानों के लिए सब कुछ किया, फिर मिल वर्कर्स के लिए किया। तो सत्याग्रह जब है ना सक्सेस हुआ था, तो उसमें सबके लिए बराबर ऐसे दिखा था कि गांधी जी हम सबके लिए सोचते हैं। तो इस तरह से सब लोग शामिल हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है ना, ये कहता क्या क्या था, इसमें क्या क्या बातें थी? इसमें बातें थी टू सरेंडर टाइटल्स एंड हॉनर्स, जो कि है ना हमें पद दिए गए हैं, जैसे कि ऐसे राजा के पद, या फिर कहा जाए तो सर, मैडम, ऐसे कहते हैं। और कुछ अपन कहें तो कि किसी एक इंसान से खुश हो गए तो उसको बना दिया मदामे, या फिर है ना नाइटहुड, ऐसे कुछ भी पद दे दिया उसको। जैसे कि आज के वक्त में आपको पद आप जानते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर चीफ मिनिस्टर, या फिर गवर्नर, ऐसे कुछ पद होते हैं ना। तो उस तरह के पद देते थे ब्रिटिशर्स भी। तो उन पद को सरेंडर कर देना, उन पद को ना मानना, ना अपनाना, ये किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। पहला तो ये पद को छोड़ दो। दूसरा, जो भी सिविल सर्विस करता है, आर्मी में है, पुलिस में है, कोर्ट्स में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स से बेचने में है, अंग्रेजों के, मतलब अंग्रेजों का जो भी ये काम कर रहे हैं ना, वो सब अपने काम से बाइकआउट कर दो, छोड़ दो काम को, कह दो कि हम कोई काम नहीं करेंगे अब तुम्हारा आज से। फिर अगला, दो बात हो गई। तीसरी बात, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, इस वक्त में है ना जब गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज किया ना, तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो इस वक्त में है ना सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया गया, और इस कैंपेन के द्वारा है ना लोग एक साथ मिलकर है ना फिर स्ट्राइक को शांतिपूर्वक करने लगे, और इस तरह से है ना अंग्रेजों का डरना फिर से चालू हो गया। अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन शामिल था। नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वराज पार्टी, जो कि है ना आप देख रहे हैं स्वराज प्लस खिलाफत दोनों साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत कौन? मुस्लिम, जो खलीफाओं के लिए किया जा रहा है। और स्वराज जो कि हिंदुओं का है, और हिंदुओं के लिए मतलब भारतीयों के लिए किया जा रहा है कि भारत को आजाद कराओ इन, मतलब इन ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से। ये जब सब कुछ हो रहा था, तो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को चालू किया गया जनवरी 1920 में, विद वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। कई सारे सोशल ग्रुप्स जैसे कि महिलाएं, जैसे कि दलित, जैसे कि सिख और हिंदू मुस्लिम सब है ना इसमें है ना ऐसे ऐड होने लग गए, और है ना लोग
ऐसा करने लग गए कि हम है ना अब देश के लिए आवाज़ उठाएँगे और है ना कुछ न कुछ इसके लिए करेंगे। अब इस वक़्त में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू है, तो है ना रिज़ल्ट क्या निकला इसका? इसका सीधा-सीधा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से था कि जो टाउन्स थे ना मतलब कि है ना जो अ, छोटे-मोटे गाँव कस्बे थे, उन गाँव और कस्बों में है ना लोगों ने पूरी तरह से अपना सहयोग दिया, 100% सहयोग दिया। ऐसे कि है ना उन्होंने जो मिडिल क्लास थी उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल में जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, मिडिल क्लास कौन? जो कि व्यापार करते हैं या फिर जैसे कि लॉयर या फिर डॉक्टर वगैरह उस वक़्त में इनको ही मिडिल क्लास माना जाता था। तो इन लोगों का जो धंधा था जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती जिन इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ पे है ना ये लोग मिडिल क्लास काम करते थे, वहाँ से मिडिल क्लास ने अपना काम बंद कर दिया। मतलब उन्होंने है ना काम करना बंद कर दिया, बायकॉट कर दिया उस जगह से। जो फॉरेन गुड्स थे, क्लॉथ्स थे, वो बायकॉट कर दिए गए। वो है ना अपने घर से है ना निकाल पे ऐसे हुआ था उस वक़्त में कि जैसे कि रैली निकल रही थी। तो रैली निकलते में एक बड़ा-सा कपड़ा है ना लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। ऐसे 4 तरफ से पकड़े हुए थे लोग, एक इधर और 2 पीछे की साइड ऐसे पकड़े हुए थे उस कपड़े को फैला के और है ना बीच में जो भी है ना घर-घर से निकल रहे थे, रैली निकली थी ये। बीच में है ना ऐसे लोगों के जो भी जो फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन क्लॉथ से मतलब ऐसे बाहर से जो आए हुए क्लॉथ थे, वो सब बीच में पड़े हुए थे। बीच में उस साड़ी के या फिर है ना कहें तो बड़े से कंबल या चद्दर के बीच में थे, गिरे हुए थे और जहाँ-जहाँ से भी रैली निकलती थी ना, वहाँ-वहाँ से जो भी इंसान, जो भी भारतीय था, जो है ना इनके साथ था, वो अपने ऐसे बाहर से लिए हुए कपड़ों को लेता और उस चादर पे फेंक देता और वो सब है ना जब इकट्ठे हो गए तो उन सबको जला दिया गया, आग लगा दी गई उन सब ओरिजिनल क्लॉथ को, जो कि बाहर से आए हुए कपड़े थे ना, जो इंडियंस ने भारतीयों ने खरीदे थे, उन सबको आग लगा दी गई। अब इन द सिटीज़ मतलब ये काम कहाँ पे हो रहा था? गाँव में, कस्बों में। लेकिन शहरों में क्या हो रहा था? शहरों में कुछ ये हाल था कि है ना जो खादी था, खादी क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा है ना ऐसे डिमांडिंग तो नहीं थी क्योंकि है ना वो दिखते चलो अच्छे थे लेकिन है ना वो एक तरह का फिक्स रंग था उनका। तो इस वज़ह से है ना खादी क्लॉथ्स को लेना बंद कर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिमांड कम थी पहली और दूसरा उसमें है ना जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेट का था। अब जैसे कि आपके सामने है ना एक ₹200 की जीन्स हो जो ठीक-ठाक दिख रही है और उसी जगह आपके सामने 1000 की जीन्स हो जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है लेकिन है ना ठीक-ठाक है मतलब ठीक-ठाक इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो किसको लोगे? 200 वाली लोगे ना? तो उसी तरह से एक्सपेंसिव था, खादी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा रेट में था और जो उसकी डिमांड भी कम थी तो लोगों ने है ना खादी को ऐसे प्रेफ़र नहीं किया और है ना मिल्क लॉस को ज़्यादा लिया। अब स्टूडेंट और टीचर्स भाई अगर आपको देश चलाना है तो है ना स्टूडेंट और टीचर्स को तो साथ में काम करना पड़ता है ना, लॉयर्स को और स्टूडेंट्स को इनको सब ने को है ना अपना काम तो करना पड़ता है। अगर देश है ना पूरा काम छोड़ देगा तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, जिसकी वज़ह से देश ही भुगतेगा उस चीज़ को। तो ऐसे वक़्त में लॉयर्स, स्टूडेंट और टीचर सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर इन्होंने है ना ये कहा कि सर गांधी जी से कि ऐसे नहीं चल सकता कुछ। आप है ना सब चीज़ से बायकॉट कर दोगे तो देश को कैसे चले आओगे? चलो देश को अंग्रेज़ लोग तो नुकसान दे ही रहे हैं लेकिन हम भी तो नुकसान ही करेंगे ना इससे। तो इन लोगों ने कुछ शहरों के लोगों ने, लॉयर्स ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को नहीं त्यागा। उन्होंने वहाँ पे काम करना चालू रखा और साथ ही साथ में जो स्कूल्स थे, बच्चों ने वहाँ पे पढ़ना और टीचर्स ने वहाँ पे पढ़ाना चालू रखा। अब आगे आते हैं। तो आगे का कुछ ये मैटर बना कि जब है ना ये सब कुछ हो रहा था तो है ना हमारे सामने कुछ केस स्टडीज आई मतलब हमने देख लिया गांव में क्या हाल था शहरों में क्या हाल था अब कुछ केस स्टडीज बनी इसमें केस स्टडीज क्या कहती हैं कि कुछ ऐसी जगह के बारे में हमें स्टोरीज मिली जो कि है ना इन चीज़ों को अपनाते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनाते हुए है ना काम कर रही थी और जिनके बारे में हमने कई सारी बातें सुनी थी तो देखो अब आपके सामने एक केस स्टडी ये रही रेवेलियन इन कंट्री साइड मतलब कि है ना अवध के अंदर है ना ऐसे एक इंसान था जिनका नाम था बाबा रामचंद्र ये बाबा रामचंद्र थे ना ये खुद एक बंधुआ मजदूर थे तो ये बंधुआ मजदूर थे इनको भी है ना अवध में है ना लाया गया इनको है ना अवध में काम करने के लिए ऐसे भेजा गया बंधुआ मजदूर के द्वारा बंधुआ मजदूर की तरह ये आ गए यहाँ पे काम करने लगे ये
लैंडलॉर्ड से है ना बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, हाई रेंट था, मतलब कि है ना जो मतलब जो किसान वगैरह रेंट में ऐसे ज़मीनें लेते थे ना रेंट पर, वो बहुत ज़्यादा रेंट देते थे, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ में सेस था, सेस टैक्स। जो सेस टैक्स होता है ना, ये एक इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो सेस टैक्स ऐसा टैक्स जो कि टैक्स के ऊपर लगा गया हो, मतलब सॉरी इंटरेस्ट के ऊपर लगाया गया हो। अब भाई आपने जैसे 100 रुपए पे 20 रुपए आपने टैक्स के काट लिए, अब उस 20 रुपए पे भी आपने है ना टैक्स लगा दिया, और 20 रुपए का आपने कर दिया, ऐसे 20 रुपए का आपने कर दिया 4 रुपए और, तो वो 20 रुपए की जगह 24 रुपए आपको टैक्स देने पड़ा। सेस टैक्स प्लस एक्सटर्नल टैक्स, तो ऐसे तरह के टैक्स लगा दिए जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, किसान। अब बाबा रामचंद्र ने है ना ये सब बातें देखी, वो बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हुए, लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था ना इसी वक्त में, तो उन्होंने एक बाबा रामचंद्र ने एक है ना ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नाई धोबी पंथ। इस ग्रुप में है ना ये जो सर्विस दे रहे थे, मतलब कौन, किसान लोग है ना जो सर्विस दे रहे थे, जो काम कर रहे थे किनका, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का, वो सब बंद कर दिया, वो सब रोक दिया गया। और साथ में अक्टूबर में जो है ना किसान सभा थी, वो एक सेटअप हुई, वो किसान सभा बैठाई गई, और किसान सभा में कुछ लोग प्लस साथ में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू साथ में मिलकर आए सॉरी साथ में मिलकर आए और उस सभा में है ना पूरी तरह से भागीदारी करी। लेकिन है ना ये जो केस स्टडी है ना अवध की, आपको दिख रहा होगा सक्सेसफुल जा रही है यार ये। क्यों? क्योंकि जब रेंट और सेस टैक्स लग रहे हैं उसकी वजह से लोग बाइकआउट कर रहे हैं, काम करना बंद कर रहे हैं इन लैंडलॉर्ड्स का। फिर उसके बाद एक किसान सभा भी हुई है जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्लस बाबा रामचंद्र और कई सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं। तो ये सब तो सही है, सही चल रहा है, लेकिन ये फेल हो गई। वजह क्या थी इसके फेल होने की? क्योंकि जो इसमें है ना कुछ ऐसे भी किसान थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इस दिमाग से सिरफिरे थे, जो अपने हिसाब से है ना पूरी सिचुएशंस को कन्वर्ट कर दिए, और कुछ उन्होंने ऐसा काम किया जैसे कि जो ताल्लुकदार थे या फिर है ना जो लैंडलॉर्ड थे उनके घर पे अटैक कर दिया, उनके घर पे अटैक कर दिया, मतलब दिक्कत आ गई। फिर जो बाजार थे ना, बाजार को और ग्रेन्स को, मतलब खाने पीने के साधन थे, मतलब सामान थे, उनको लूट लिया, उनको ऐसे अटैक करिए बाजार में लूट लिया उन सामानों को। फिर थर्ड थर्ड था कि लोकल लीडर्स थे ना, लोकल लीडर्स थे जो, वो लोकल लीडर्स कहने लगे कि ये जो गांधी जी है ना, गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी ने कहा है कि जो लैंड है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि जो खेत है ना ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास, ये सब है ना रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और रीडिस्ट्रीब्यूट किसके नाम पे? गांधी जी के नाम पे। कि गांधी जी ने कहा है कि है ना जो भी ये बड़े बड़े किसानों के पास खेत हैं इन सबको लेकर के आम और गरीब किसानों को गरीब किसानों को फ्री में दे दिया जाएगा, और गरीब किसानों के हो जाएंगे वो। तो ऐसी बातें है ना महात्मा गांधी जी के नाम पे होने लगी। मतलब देख लो, आप लोग देखो, एक जगह तो हम देख रहे हैं कि है ना काफी अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं अवध में, और एक जगह पे कुछ गलत इंसानों की वजह से है ना ये गलतियां हो रही हैं। वो गलत इंसान अटैक कर रहे हैं जमींदारों के घर पे, लड़ाई छिड़ गई, फिर उन्होंने है ना बाजार को लूट लिया, फिर उन्होंने ये कह दिया कि महात्मा गांधी ने कहा है कि है ना गरीब अमीर किसानों से, अमीर बड़े बड़े किसानों से उनकी जमीन ले करके गरीब किसानों में बांट दी जाएगी। ये सब काम हो रहे थे महात्मा गांधी के नाम पर। सॉरी, अगले अगर हम अगले केस स्टडी पे आते हैं, तो एक केस स्टडी हमने अवध की देख ली। देखो केस स्टडी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी आपके माइंड में एक है ना कहा जाए तो हिस्टोरिकल टर्म बना देगी, उस वक्त को आपके सामने, आपकी नजरों के सामने ले आएगी, जो वक्त है ना आप सोच सकते हैं। मतलब आप ये चीज पढ़ रहे हैं कि ये सब हुआ, लेकिन केस स्टडी आपके सामने एक इमेज ले आती है कि है ना इस वक्त में इस जगह पर, एक स्पेशल जगह पे है ना क्या क्या चीजें हुई। जैसे कि अवध के अंदर हमने देखा, लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, काम करना बंद कर दिया किसानों का, और है ना एक किसान सभा बैठाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ अदर्स लोग इकट्ठे थे। लेकिन है ना वो सफल क्यों नहीं हो पाई अवध में मीटिंग? वो मीटिंग इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि कुछ फालतू के, कुछ नाकारा लोगों ने
ये कह दिया कि गांधी जी कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करना खेतों का, गरीबों अमीरों से जो खेत है उनको छीन कर गरीबों में बांट देना। उन्होंने बाजार लूट लिए, उन्होंने है ना जो भी अमीर किसान थे उनके घर पे अटैक कर दिया, सब महात्मा गांधी के नाम पे होने लगा। तो ऐसी चीजों की वजह से है ना ये जो अवध की जो रैली थी, अवध में जो केस स्टडी थी, ये ऐसे फेल हो गई, ये कामयाब नहीं हो पाई। अब हम पढ़ते हैं ट्राइबल पीजेंट्स के ऊपर। तो ट्राइबल पीजेंट्स थे ना, इनकी केस स्टडी के बारे में हम देखते हैं। तो इनकी कुछ केस स्टडी ऐसी है कि ट्राइबल पीजेंट है ना, ये गोरिल्ला मूवमेंट की तरह स्प्रेड थे। इसमें है ना एक नाम है, एक अल्लू रे सीतारामन राजू। ये है ना बड़े ऐसे माइंड ब्लोइंग इंसान है। इस इंसान ने उस सदी में अपने आप को है ना एज अ हीरो शो किया कि आई एम द हीरो ऑफ दिस एरिया, आई एम द हीरो ऑफ दिस कंट्री। मैं है ना इस जगह का है ना हीरो हूँ, राजा हूँ। मतलब एक तरह का वो कहते हैं ना जादूगर हूँ जो कि है ना कभी किसी से नहीं हारता। मैं वो हीरो हूँ जो कि है ना हर मुश्किल से डट के सामना करेगा। तो ऐसी ऐसी बातें करने लगा अल्लूरी सीतारामन राजू। ये आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश का ये ट्राइबल पीजेंट है, नॉर्मल ट्राइबल पीजेंट है ये। लेकिन 1920 में है ना गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया। गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया ना तो अल्लूरी सीतारामन राजू ने ये आंध्र प्रदेश में चालू किया। और इसमें कुछ स्पेशल पावर्स अपने पास, ये कहा कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि ऊपर वाले ने, देवता ने मुझे दी है। देवी देवताओं ने मुझे आशीर्वाद के तौर पे कुछ स्पेशल पावर्स दी हैं, ताकतें दी हैं, जो कि मुझे है ना आप सबका हीरो बनाती हैं। फॉग हीरो, फॉग हीरो मतलब कि इस एरिया का जो कि ये आदिवासी एरिया है या फिर गरीबों का ऐसा शेड्यूल कास्ट का जो एरिया है, उस एरिया का मुझे है ना हीरो बनाती हैं। तो लोग उसकी बातें मानने लग गए, क्योंकि दिखावट का जमाना था, अंधविश्वासी थे लोग। तो अंधविश्वासी लोग है ना उसकी बातें मानने लग गए, उसे अपना हीरो मानने लग गए। उसने कहा कुछ बातें उसने अच्छी ही करी, लेकिन कुछ बातें उसने गलत भी करी। उसने कुछ ऐसी बातें करी जैसे कि है ना उन्होंने उसने अल्लूरी सीतारामन राजू ने आंध्र प्रदेश के अंदर जो खड़े हुए थे, उन्होंने है ना ये कहा कि खादी के कपड़े पहनो, बाहर के कपड़े मत पहनो। लोगों ने मानी उनकी बात और है ना खादी के कपड़े पहनने लगे। फिर एक रिवेल था, अटैक किया गया पुलिस स्टेशन पे, मतलब कि गोदेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन। इन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने है ना पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, ये कहकर कि है ना हम हीरो हैं, हम किसी से हारते नहीं हैं। तो हम इस पुलिस स्टेशन पे अटैक करके इसकी जो है ना जमीन है, मतलब ये जिस जमीन पे बना है उसको अपने अंदर ले लेंगे और है ना इन अंग्रेजों का पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हम किसी से हारने वाले नहीं हैं। तुम ये सोचते हो कि हम तुमसे हार जाएंगे, ये गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। ठीक है, ये गलत काम कर दिया ना पुलिस स्टेशन। गांधी जी कहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, सॉरी, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, हिंसा मत करो। गांधी जी चिल्ला चिल्ला के पूरे बाजार में कह रहे हैं, पूरे भारत में कह रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब अल्लूरी सीतारामन राजू, ये अपने आप को है ना एक हीरो बनाते हुए बताते हुए एक अच्छा काम कर दिया कि खादी के कपड़े पहनो कह दिया, और साथ में एक गलत काम कर दिया कि पुलिस स्टेशन को है ना तहस नहस करा दिया। अब राजू ने ना जब ये सब किया तो राजू को पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और उसको 1924 में पनिशमेंट मिल गई। ये हमारा ट्राइबल पीजेंट का एक केस था। अब इसके बाद एक और केस पढ़ते हैं हम, स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये बहुत ज्यादा एक दुखद घटना है, सच में ये वाली दुखद घटना है। बेचारे जो मतलब जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो समझदार नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता उस वक्त इतने कैपेबल नहीं थे दैट दे आर नॉट कैपेबल टू गिव द एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, दैट आर वेरी सेंसिटिव मैटर फॉर ऑल द नेशन। क्योंकि जहां पे एजुकेशन नहीं, देयर आर नथिंग टू डू एनी न्यू, टू इवेल्यूट, टू स्टडी एनी मोर। जहाँ पे है ना एजुकेशन है ना, वहां पे क्यूरोसिटी होती है, जानने की चाहत होती है। बट जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है वहां पे चाहत कैसी होगी। बस। अब ये स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स, ये एक और केस स्टडी है। इसमें है ना कुछ ऐसा था, जो वर्कर्स थे ना, अब ये अनएजुकेटेड हैं, इनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि हम है ना कहीं भी आजादी से आ जा सकते हैं। इन लोगों ने सोचा कि हम कहीं भी आजादी से आ जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने है ना
जो इस जिस जगह पे काम कर रहे थे, जिस जगह पर, वो जगह से ये अपना निकल गए और वहां से निकल करके इन्होंने ऐसे ये कहा कि अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब तो गांधी जी ने कह ही दिया है कि है ना स्वराज, और स्वराज का तो मतलब ये राइट टू मूव फ्रीली, कि है ना हमें आज़ादी है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ऐसा समझ करके इन लोगों ने है ना उस खेत को, उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि है ना जो भी लोग इस जगह पे अपनी मर्जी से आ चुके हैं काम करने के लिए, वो लोग अब अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। उन लोगों को जाने के लिए परमिशन चाहिए, किसकी? ब्रिटिशर्स की परमिशन। अब ब्रिटिशर्स की परमिशन लोगे तब आप यहाँ से जा सकते हो, और ब्रिटिशर्स कैसे? वो तो परमिशन देने से रहे। तो ऐसे में इन लोगों ने समझा कि हमें अब स्वराज का मतलब है कि है ना हमको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिल गई। चलो भाइयों, अब ये लोग कहने लगे चलो भाइयों अब फ्री हो गए हम, तो गांधी जी संभाल लेंगे, हम तो निकलते हैं अब। और ये निकल गए उस जगह से, उन खेतों से निकल गए अपने अपने खेतों को छोड़ करके। ऐसे में जब है ना गांधी राज के सोचते हुए इन वर्कर्स ने अपने आप को है ना फ्री समझा और अपने घर के लिए निकल गए, अपने घर बार के लिए, अपने घर में जाने के लिए निकल गए, तब पुलिस ने इनको देखा और पुलिस ने इनको देख करके बहुत ब्रूटल बीटन इनके साथ किया। मतलब इनको इतना गंदा मारा ना, इतना गंदा कि इनकी दशा देखने मतलब ऐसी थी कि है ना कोई आम इंसान रोने लग जाए इनकी हालत देख करके। बहुत ज़्यादा पीटा था अंग्रेजों ने इनको, क्योंकि ये है ना जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 था उसको तोड़ करके है ना बाहर आ गए थे, ये सोच करके कि गांधी जी राज है, और गांधी जी ने कहा है स्वराज, और स्वराज का मतलब है राइट टू मूवमेंट। तो बस ये केस स्टडी हमने पढ़ी है। अब इस केस स्टडी के बाद हम देखते हैं कि है ना गांधी जी ने जो है ना ये मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज का जो है, एक बात याद रखना, मैंने अभी आपको स्वराज बताया, स्वराज का मतलब ये जो स्वराज है और खिलाफत है दोनों एक हैं, और दोनों एक मिलकर के बनते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कंफ्यूज मत होना आप, आपका कंफ्यूजन यहीं पे आएगा कि है ना यार कभी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात आ गई, कभी हम स्वराज को पढ़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, स्वराज और खिलाफत मूवमेंट को जब एक किया गया ना, तो एक करने के लिए इन दोनों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे जाने जाना लगा। मतलब ऐसे जानने लगे लोग। ठीक है, तो हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया गांधी जी ने। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी एक स्टोरी के हिसाब से बताता हूँ। कुछ ऐसा था कि है ना रैली निकल रही थी, रैली निकल रही थी, उस रैली में है ना लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पक्ष में चल रहे थे, लोग इंडियन से, तो वो बहुत बड़ी रैली थी। अब पास में ही एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा है ना चुभने लगी ये चीज। ये कहने लगे कि यार हमारे सामने इनकी औकात हो गई, भारतीयों की औकात हो गई, हमसे कहने लगे अपन से सबसे, कि हमारे सामने भारतीयों की इतनी औकात कैसे हो गई कि है ना वो पुलिस स्टेशन के सामने से नारे लगाते चलें ब्रिटिशर्स को वापस जाओ, और ये कहें कि है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये सब है ना गोरखपुर में हो रहा था, यूपी के अंदर। जब ये रैली निकल रही थी ना, तो एक ब्रिटिशर्स ने पीछे से आकर एक इंसान को इतना गंदा मारा, इतना गंदा मारा, रैली ने है ना उस वक्त है ना उसे छुड़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन उस ब्रिटिशर ने है ना सबको, जिस जो भी है ना उसे छुड़ाने के लिए आता है उनको मारा। ऐसे में है ना उसके एक इंसान को गोली मार दी, एक ब्रिटिशर ने। तब ये रैली इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई, इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई ना, कि इस रैली ने ना इधर देखा ना उधर, ना आप देखा ना चाप देखा, वो सीधे टूट पड़ी उस पुलिस स्टेशन पे। ऐसी टूटी ना कि वो पुलिस स्टेशन के लोग थे जो डर गए, और डर के मारे अंदर पुलिस स्टेशन में छुप गए। लोग पुलिस स्टेशन में घुस नहीं सकते, और वो पुलिस स्टेशन से जो 22 पुलिसमैन हैं वो बाहर आ नहीं सकते। तो उनके लिए इन लोगों ने, जो कि रैली निकल रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, उन लोगों ने ना गोरखपुर यूपी में उस पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी, और वो पुलिस स्टेशन तहस नहस हो गया। उसमें उसमें जो 22 पुलिसमैन थे वो जल के खाक हो गए, और इस कांड को कहा गया चौरा चौरी कांड। और इस चौरा चौरी के बाद है ना
गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो वापस ले लिया। मुझे यकीन है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना तो देखिए, पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं। मैं आपके लिए स्पेशल इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ यार, थोड़ा-सा ऐसा है मेरा कि सीन ये है, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ कमाना है यहाँ से या फिर है ना मुझे फेमस होना है, मेरे को कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। मेरे को सिर्फ़ इतना मतलब है कि है ना, आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, साथ में आप लोगों को है ना ये पूरी स्टोरीज़ अच्छे से समझाऊँ, ठीक है ना? तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरा-चौरी कांड की वजह से वापस ले लिया गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद काफ़ी सारे है ना गांधी जी है ना ऐसे सोच में पड़ गए कि अब यार अब हम क्या करें? नहीं हो सकता अब कुछ। तो गांधी जी चुपचाप से एक जगह पर जाके चुपचाप से बैठ गए और सोचने लगे। कोई ऐसा लिंक ढूँढने लगे जिस लिंक को रख कर अमीर-गरीब, मज़दूर और दलित और हिंदू-मुस्लिम और महिलाएँ-पुरुष सब है ना एक साथ आ जाएँ। क्योंकि लिंक जब तक नहीं है, नेशन की जो फीलिंग नहीं है जब तक है ना कोई एक साथ नहीं आएगा। क्योंकि हमने इस वक़्त में देखा, अगर हम गरीबों का साथ देंगे तो हम अमीरों के लिए अपोज़िट में हो गए, क्योंकि गरीब किसके यहाँ काम करें? अमीरों के। और गरीबों का साथ देने का मतलब अमीरों के विपक्ष में जाना। अमीरों के लिए काम किया तो गरीबों के लिए हम अपोज़िट हो गए। तो इस तरह से है ना कोई एक लिंक नहीं बैठ पा रहा था। तो गांधी जी घोर चिंतन में गए और कुछ समय का ब्रेक लेकर गांधी जी है ना सोचने लगे क्या किया जाए। इस वक्त में है ना हम देखते हैं कुछ कांग्रेस के लीडर्स की क्या सोच थी। तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, वो इकट्ठे थे, तो उनकी कुछ सोच थी, जैसे कि सम कांग्रेस लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगलिंग। ये सब है ना परेशान हो गए, तो है ना सोचने लगे गांधी जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जो आपने हमसे बाइकआउट कराया इलेक्शन में है ना, पार्टिसिपेशन पे हम पे रोक लगा दी, हम सब ने उस वक्त माना, लेकिन अब माफ कीजिए, अब आपने है ना ये चौरा चौरी कांड की वजह से है ना वापस ले लिया है, तो हम तो भाई अब है ना आपके साथ नहीं है, अब हम अलग ही कुछ करेंगे। तो इन्होंने है ना फिर से पार्टिसिपेट कर दिया, कहाँ पे? इलेक्शंस में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से इलेक्शन से पार्टिसिपेशन बंद कर दिया ना। सिर्फ एक मद्रास का एक इलेक्शन था, जो कि मतलब मद्रास की एक पार्टी थी जो कि इलेक्शन में खड़ी हुई थी, नहीं और कोई खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब चौरा चौरी कांड के बाद है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, तब है ना इलेक्शन में फिर से शामिल होने लग गए कुछ लीडर्स कांग्रेस के। दे फेल्ट दैट अगर उनके अंदर आने लगी कि अगर है ना ब्रिटिशर्स को रोकना है, तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को और ब्रिटिश जो काउंसिल है उनके अंडर में, उनके है ना आसपास में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आसपास में नहीं रहेंगे तो हम है ना ब्रिटिशर्स के अपोजिट में है ना कोई बिल कैसे पास करेंगे? जब रूल बन रहा है तो रूल बनने में हमें आबादी चाहिए, और जितने ज्यादा हमारे भारतीय नेता होंगे उतना ज्यादा पक्ष हमारा रखा जाएगा। तो ऐसी सोच के साथ में है ना कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने, कांग्रेस के ने फिर से है ना पॉलिटिकल ऐसे इलेक्शन में है ना खड़ा होना चालू कर दिया। इसमें है ना हम दो नाम पढ़ते हैं, मोतीलाल नेहरू, जो कि आपको देख रहे हैं काली पगड़ी पहने ये बैठे हुए हैं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। इन लोगों ने है ना इलेक्शंस में खड़ा होना चालू कर दिया, और कांग्रेस के अंदर इन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर दिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी थी। अगला देखते हैं, जो यंगर लीडर्स थे ना, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू उस वक्त में काफी यंग थे भाई, काफी। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम आपने अच्छे से सुना है, ये है ना दोनों एक तरह से सोचने लगे कि यार ये जगह जगह पे रैलीज निकालना, एरिया वाइज अपना ऐसे प्रचार करना कि सब लोग बाइकआउट कर दो, सब लोग हमारी सुनो, ये सही हाल नहीं है। नहीं, ऐसे आप एक एरिया को आजाद करा लोगे, लेकिन वही बात है कि आपने है ना कि ऐसे मानिए कि पानी फैल रहा है, किसी एक जगह पे है ना कुछ रख दिया जिसकी वजह से उस जगह पे पानी नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो जगह हट जाएगी, जैसे ही है ना वो जो चीज है जो उस जगह पे रखी हुई है वो हटा दी जाएगी, तो पानी का बहाव तो फिर से उससे पकड़ लेगा ना। तो इनका कहना था, जवाहरलाल नेहरू और हमारे सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि यार ऐसा नहीं करो, ऐसा कि पूरे भारत के आसपास मतलब पूरे भारत है ना आजाद हो जाए। इनका मानना था
फुल इंडिपेंडेंस, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये छोटी मोटी स्ट्राइक्स नहीं चाहिए कि ना छोटी मोटी स्ट्राइक करी और हमें है ना बस थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई किसी किसी एरिया में, नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। अब इस फुल इंडिपेंडेंस की होने की सोच रखी थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसके बाद देखते हैं कि है ना जब गांधी जी घोर चिंतन में थे और इस वक्त में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने स्वराज पार्टी का गठन किया कांग्रेस के अंदर, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। और दूसरे जो गरम दल था उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने है ना स्ट्राइक्स को बंद करके कहा फुल इंडिपेंडेंस के लिए हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। अब इस वक्त में है ना दो फैक्टर्स ऐसे बने बने जिन्होंने शेप दी, एक आकार दिया इंडियन पॉलिटिक्स को 1920 के बाद। 1920 के बाद मतलब दुनिया में ऐसे कुछ कंडीशंस बन गई और भारत में भी कुछ ऐसी कंडीशन देखी गई 1920 के बाद जिनकी वजह से है ना कई लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। मैंने आपको पढ़ाया है, आप अगर याद करो तो 1929 से लेकर 1932 तक अमेरिका में एक है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसे है ना एक बिगर इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम से जाना जाता था। और उसमें है ना कुछ ऐसा था कि जो राइस टैग थी, जो सॉरी नहीं, हाँ राइस टैग, जो राइस टैग थी ना अमेरिका की, जिसमें है ना लोग इकट्ठे होकर के है ना अपना, जैसे स्टॉक मार्केट होता है तो स्टॉक मार्केट ही वहाँ पे हमारे यहाँ पे सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम है ना अपने शेयर्स खरीदते हैं। तो ऐसे ही है ना वहाँ जब स्टॉक मार्केट था, जिसका जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट था जिसका नाम था राइस टैग, ठीक है ना, तो उसमें है ना लोगों ने जो इकट्ठा दे रखा था, मतलब इकट्ठा, सॉरी स्ट्रीट बॉल नाम था, सॉरी स्ट्रीट बॉल था, कट इट, ठीक है ना, उसको मत देखना। तो स्ट्रीट बॉल नाम से एक है ना उनकी ऐसे पूरा एक मार्केट था, स्टॉक मार्केट, उसमें है ना उन्होंने जो भी कुछ दे रखा था अमेरिका के लोगों ने, वो जब ऐसी मिथ उड़ने लगी, बात उड़ने लगी कि है ना अब ये जो भी आपने शेयर्स डाले हुए हैं ना ये सब है ना कम हो जाएंगे, मतलब इनकी रेट घट जाएगी। शेयर्स का तो क्या है, आज इन्हें एक शेयर जो 100 रुपए में मिल रहा है उसको वो 120 में मिलने लगा और कभी वो 80 में हो गया या 90 में हो गया। तो ऐसे होता रहता था। अब ज्यादा में मिलेगा तो प्रॉफिट हुआ, कम में मिलेगा तो लॉस हो जाएगा हमारा थोड़ा सा। अब ऐसी सोच में है ना जब ये बात उठने लगी कि है ना अब इनका लेस होगा, ये लॉस में जाने लगेंगे, तब है ना लोगों ने इस मिथ के चलते हुए, रूमर्स के चलते हुए, गलत बातों के चलते हुए पूरे के पूरे शेयर्स, मतलब पूरे तो नहीं, आधे शेयर्स, 50% शेयर्स निकाल लिए। और 24 अक्टूबर 1929 को, 24 अक्टूबर 1929 को स्ट्रीट वॉल से एटलीस्ट 13 करोड़ तक के शेयर्स को निकाल लिया गया। अब लोग परेशान हैं। इससे है ना इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई, एक बिगर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई अमेरिका में। और जब अमेरिका ने भुगता जो चीज, वो पूरी दुनिया ने भुगता, क्योंकि अमेरिका है ना आज के वक्त में भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं, अमेरिका में कोई बड़ी ऐसी घटना होगी तो है ना पूरी दुनिया भुगतेगी उसे, थोड़ी बहुत तो भुगतेगी ना, क्योंकि क्यों, अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, अरे भाई जब अमेरिकन डॉलर चल रहे हैं ना पूरी दुनिया में, हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, देन हाउ you avoid the sufferance by the economic crisis which held in the America। मतलब कि अमेरिका में हो रही है, आप डॉलर को मान रहे हो लेकिन ये कहते हो कि है ना अब इकोनॉमिक तो वहां पे दिक्कत है ना, हमारे यहाँ पे हमें क्यों दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं होता। इकोनॉमिक क्राइसिस है, बड़ी जनसंख्या, बड़ी एक मतलब एक बड़ी वाली इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली सपोर्टेबल वो जो है अमेरिका ही है, और अमेरिका के डॉलर पूरी दुनिया में चलते हैं, तो मतलब इकोनॉमिकली हम देखें तो अमेरिका दिक्कत, मतलब हमारी भी दिक्कत। तो ये सारी चीजें देखने लगे। ये अमेरिका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उसकी वजह से आप मैप में देख रहे होंगे ये जो 3 लाइन जा रही है ना सीधी सीधी, मैप में देखिए, ध्यान से देखिए, सॉरी मैप नहीं मतलब ग्राफ में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 सीधी सीधी ऐसे ऊपर लाइन जा रही है ना, ये लाइन शुरुआत में दिखा रही है कि आपके 3 चीज से आपकी है ना जीडीपी, आपकी इकोनॉमिक को है ना ऐसे बैलेंस देखा जाता है। क्या क्या चीज है, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है सर्विस, तीसरा है
तीसरा गुड्स, सो मैन्युफैक्चर, सर्विस और एग्रीकल्चर, ये 3 तरह की चीज़ हैं जिनसे है ना देखा जाता है कि कोई कंट्री किस लेवल पे है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत का है, ये भारत का है। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ ना, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल लैंड है ज़्यादातर, तो भारत के अंदर तो एग्रीकल्चर ज़्यादा है। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो लोग है ना फिर खरीदेंगे क्या, खाने पीने के लिए ये तो खरीदेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्री जो ग्रेन्स वगैरह थे जो बाहर जाते थे बड़े लेवल पे, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि खुद के पास भाई है नहीं चबन्नी, तो खाए के चले अम्मा दाने उड़ाने। तो बस यही बात थी, लोगों ने अपने घर पे खुद को है ना ऐसे खुद के खेतों में चालू कर दिया करना ऐसे सब कुछ। और भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो बिगड़ने लग गए, वो ऐसे सड़ने लग गए और है ना बाहर जाने नहीं लगे, तो है ना उनकी वजह से इनकम कम हो गई भारत की। तो आप देख रहे हैं ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इसकी वजह से पूरे भारत के अंदर जो तीनों रेखाएं ये ऊपर ऐसे जा रही थी ना सीधी, ये नीचे की साइड मुड़ गई, बहुत ज़्यादा नीचे मुड़ गई, और भारत ने भी सफ़र किया इकोनॉमिक डिप्रेशन। दूसरी चीज़ थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कुछ ऐसा था, इसका नाम मतलब कि है ना एक साइमन जॉन साइमन नाम का एक इंसान था जिसने है ना ये देखने के लिए आया था कि अगर भारत में है ना जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसमें क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं, मतलब क्या-क्या चेंजेस दे सकते हैं भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे कि भारत है ना अच्छा काम करे। ठीक है ना? ये सब चीज़ें कर रहे थे कौन? ये सब चीज़ें कर रहा था जॉन साइमन अपनी साइमन कमीशन के साथ, जिसमें 4 लोग थे, सिर्फ़ 4 लोग, कोई भारतीय मेंबर्स नहीं थे। इसलिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठाई और है ना जब ये तट पे आने लगे, मतलब कि ना नीचे हमारे साउथ इंडिया में तट पे आने लगे ना, तो कई सारे लोग ये जहाँ से साइमन कमीशन गुज़रता था ना, वहाँ पे है ना लोग कहने लगे गो बैक साइमन, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं है, और इंडियन मेंबर नहीं है, और ये आए हैं हमारे भारत के संविधान के बारे में जांच पड़ताल करने की, जो भारत का संविधान है ना वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर सही नहीं चल रहा तो उसमें क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं, कि ये मुंह उठा के चले आए अपने भारत के अंदर। अरे एक मिनट प्लीज। हाँ, तो अब है ना ये सब हो रहा था। अब इसमें है ना गांधी जी फिर है ना अपने घोर चिंतन से वापस आ गए, और घोर चिंतन से वो उनके वापस आने के बाद उन्होंने है ना सोचा एक पूर्ण स्वराज के बारे में। ठीक है, अब इसमें है ना देखते हैं हम, गांधी जी है ना जब ये सब बात ऐसे हो रही थी ना, तो इसमें है ना थोड़े से समय पहले लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय थे अपने भारत के, इन्होंने अनाउंस किया इन अक्टूबर 1929 अ बैग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। मतलब जो लॉर्ड इरविन थे ना, इन्होंने कहा कि लोग है ना अग्रेसिव हो रहे हैं, लोग है ना सब ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि गांधी जी, जैसे कि सिया दास, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, और जैसे कि कई सारे ऐसे लोग थे जो खड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ऐसे लोग हैं ना, इन लोगों को अपने अपने बराबर में ऐसे खड़ा करके है ना इनसे कह रहे हैं कि है ना अटैक करो और रैलीज निकालो, स्ट्राइक्स करो। तो इसकी वजह से लॉर्ड इरविन डर गया, और डर करके उसने 29 अक्टूबर 1929 को कहा कि है ना हम मानते हैं भारत अपना एक डोमिनेंट स्टेटस पा सकता है। अब डोमिनेंट स्टेटस का मतलब कि है ना भारत चाहे तो है ना भारत कह सकता है कि हम हिंदू प्रधान देश हैं, कह सकता है कि हम एक है ना पूरा हमारा खुद का भारत का एक स्टेटस है, हम है ना किसी के अंडर में नहीं है। बस ये कह दिया था ब्रिटिशर्स ने कि है ना आप लोग कह सकते हो कि आप हमारे गुलाम नहीं हो। ये नहीं कहा था कि सच में हम है ना ये गुलाम की तरह आप उससे जो काम कराएं ये सब छोड़ देंगे, ये नहीं कहा था। सिर्फ ये कहा था आप कह सकते हो हम आपके बॉस नहीं है, सरदार नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन कांग्रेस समझ चुकी थी इस वक्त तक कि है ना ये सब खेल खेल रहे हैं। अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक इन्होंने हमको पागल ही बनाया है ऐसी बातें करके। तो इन लोगों ने, कौन ने, कांग्रेस ने है ना ऐसे अनसेटिस्फाइड मूड से कहा नहीं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी आजादी चाहिए,
तुम जो लोग बैठे हुए हैं ना भारत के अंदर, ये भी भाग जाओ बाहर। ये बात कहने लगे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग। लाहौर में एक सेशन हुआ, लाहौर के सेशन जो दिसंबर 1929 को हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने है ना फॉर्मलाइज किया और डिमांड रखी, अपनी डिमांड रखी लाहौर के सेशन में। जैसे कांग्रेस का सेशन था लाहौर में हुआ 1929 दिसंबर में, इसमें नेहरू जी गए और नेहरू जी है ना पार्टिसिपेट करके कहने लगे एक हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब फुल इंडिपेंडेंस, जिसमें हम अपना खुद का है ना देख सकते हैं हम क्या व्यापार कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक क्या है स्थिति, हम देख सकते हैं कि हमको कितना मार्केट खोलना है, किसको खोलना है, किन किन प्रोडक्ट्स के लिए खोलना है, हमारी मर्जी से होगा सब कुछ काम। ये ब्रिटिशर्स जो कल के आए हुए लोग हैं, इनकी मर्जी से हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये सब बात कहने लगे जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को है ना सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए कितना माइंडेड इंसान है जवाहरलाल नेहरू, कितना माइंडेड इंसान है। इन्होंने है ना एक ब्लूप्रिंट जारी किया जिसमें है ना ये कहा गया हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट है। इनके ब्लूप्रिंट को वैसे माना नहीं था, लेकिन एक इंसान था जिसने कहा कि है ना जवाहरलाल नेहरू ने जो ब्लूप्रिंट दिया ना उसे मानना चाहिए पूरी सभा में। लेकिन कहते हैं ना जहाँ पे ज्यादा सपोर्ट नहीं है वहां पे है ना काम भी पूरा नहीं है। तो वो ऐसे जवाहरलाल नेहरू का साथ ज्यादातर लोगों ने नहीं दिया, तो जवाहरलाल नेहरू फिर ऐसे दूर हो गए थोड़े से कि ठीक है भाई ब्लू प्रिंट अगर नहीं मान रहे मत मानो, बाद में तो मानोगे, क्योंकि वो है ना जब तक डंडे नहीं पड़े हैं जब तक है ना संभलेंगे थोड़ी। तो 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने ये कहा कि है ना पूर्ण स्वराज के नाम पर, फुल इंडिपेंडेंस के नाम पे 26 जनवरी को 1930 में हम है ना सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। वैसे हम 15 अगस्त को करते हैं, लेकिन है ना 26 जनवरी का जो हमने सोचा था ना, वो फिर ऐसे माइंडेड इंसान, तो देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना वो 26 जनवरी को चालू करा दिया गया कि हम है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाएंगे 26 जनवरी को, ठीक है ना। अब कितने माइंडेड इंसान थे जिन्होंने है ना आज से करीब मतलब आज़ादी से करीब 17 साल पहले सोच लिया था कि है ना इस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब इस दिन है ना हम है ना ऐसे बना सकते हैं कुछ ऐसा कि 26 जनवरी के नाम से हमारा दिन ये फेमस हो जाए भारत के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे ये सब काम जब होने लग रहे थे तो इस वक्त में आए गांधी जी, और गांधी जी ने कहा अब हम किसी के नहीं चलने देंगे। मतलब कि गांधी जी ने है ना घोर चिंतन से बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि यार काफी चिंतन हो गया, अब मैंने एक है ना लिंक ढूंढ लिया है। क्या लिंक ढूंढ लिया है कि है ना कैसे सबको एक समान लाया जाए, कैसे सबको बताया जाए कि तुम अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, तुमको आगे बढ़ना है तो आगे लड़ना पड़ेगा और इसके लिए तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो लिंक जो था ना वो लिंक था साल्ट, नमक। वजह क्योंकि नमक एक गरीब भी खाता है एक अमीर भी खाता है, एक महिला भी खाएगी एक पुरुष भी खाएगा, एक ऊंची जाति और एक नीची जाति दोनों खाएंगे। तो भाई हर कोई जब नमक को खाता है ना तो इस वजह से नमक के नाम पे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाली। अब आप सोचोगे यार नमक के नाम पे सॉल्ट मार्च निकाली, नमक की क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी नमक के नाम पे निकालने की। इसके ऊपर पीछे दो बात है। पहली बात, नमक हर कोई खाता है, कोई ऐसा नहीं है जो नमक खाए बिना रह सके, ठीक है ना, स्वाद के हिसाब से। दूसरी बात कि जिस नमक को हर कोई खाता है उसी नमक पे है ना अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था और अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी कि हम सिर्फ अंग्रेज लोग ही है ना इस नमक को बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता नमक को, ठीक है ना। कोई भी बनाते दिखा तो है ना अगेंस्ट द रूल उसको पनिश किया जाएगा। तो इस वजह से कोई बनाता नहीं था और नमक को गांधी जी ने कहा कि हम नमक अब हम बनाएंगे भाई, हम अंग्रेजों की नहीं सुनेंगे। तो टैक्स और सबकी मनपसंद चीज नमक, इसके होते इसकी वजह से है ना एक लिंक मिल गया गांधी जी को। गांधी जी ने कहा कि है ना अब हम है ना तैयार हैं भाई। गांधी जी अपने घोर चिंतन से निकले और उन्होंने एक लेटर लिखा, किसको, लॉर्ड इरविन को। इरविन को लेटर लिखा अपनी 11 डिमांड के साथ और कहा कि वायसराय सुन सुन, ध्यान से सुन कान लगा के, या तो तू हम मेरी ये जो 11 डिमांड्स में लिख के दे रहा हूं ना इन डिमांड्स को पूरी को मान ले और तब जाके है ना हम मान लेंगे कि ठीक है तो हमारी तरफ से बोल रहा है। लेकिन अगर तू नहीं मानेगा ना तो हम एक कांग्रेस पार्टी है ना सिविल एक सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन लागू करेगी, CDM,
ठीक है ना, CDM लागू करेगी। एक मिनट, हाँ, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेजन, याद रखना ये नाम, क्योंकि आगे ये नाम आपको कंफ्यूज करेगा। सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेजन लागू करेगी अगर है ना तूने हमारी 11 डिमांड नहीं मानी तो। गांधी जी ने खुलेआम चेतावनी दे दी। इरविन ने है ना उनकी चेतावनी को हल्का समझते हुए कह दिया कि ठीक है, मैं तो नहीं मान रहा तुम्हारी एक सिंगल डिमांड भी नहीं मानी गांधी जी की उसने, इरविन ने। तब गांधी जी ने है ना यूज किया साल्ट सिंबल। साल्ट के जो सिंबल था उसको यूज करते हुए गांधी जी ने कहा कि है ना देशवासियों, आप सब जानते हैं कि हम सबको नमक कितना, मतलब नमक हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हम ही खुद मर जाएंगे। तो इसलिए नमक को मैं है ना अपना सिंबल बनाते हुए आप सबसे कहता हूं कि नमक जिस पर है ना हम सब भारतवासियों का हक है, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो इस टैक्स को हटाने के लिए और हम सब जो टैक्स मतलब नमक बना नहीं सकते, जिसकी वजह से है ना मोनोपोली ले रखी है अंग्रेजों ने, उस मोनोपोली को हटाने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं कि आए और मेरा साथ दें। गांधी जी ने ये बात कही और एक रैली निकाली, एक मार्च निकाली, जिस मार्च में गांधी जी के साथ थे। 12 मार्च 1930 में ये मार्च स्टार्ट हुई और इसमें है ना गांधी जी प्लस 78 गांधी जी के ट्रस्ट वर्दी वैसे वॉलंटियर्स, जो गांधी जी को अपना गुरु या फिर है ना देवता या फिर है ना पिता ऐसे कुछ मानते थे, वो सब 78 है ना मिले हुए थे। मतलब कितने लोग हो गए, 79 वॉलंटियर्स। अब कितने लोग हो गए इसमें, 79 लोग गांधी जी के साथ में। अब देखते हैं कि ये गांधी जी ने जब है ना रैली निकाली, जो मार्च साल्ट मार्च निकाली, ये कब से कब तक रही है। तो स्टार्टिंग इसका प्लेस था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम में है ना रैली का स्टार्टिंग किया गया, जहां से शुभारंभ हुआ, नारियल फोड़ा गया और आगे बढ़ा गया। डेस्टिनेशन थी इसकी, जहां पे इनको पहुंचना था, वो थी दांडी। दांडी गुजरात में। डिस्टेंस 240 माइल्स। ड्यूरेशन 24 दिन, मतलब एक दिन में 10 माइल्स चलना है बस। नंबर ऑफ पीपुल्स 78 वॉलंटियर्स प्लस गांधी जी। स्टार्टिंग CDM कॉमन कॉमन डिसोबीडिएंट कैंपेजन, कॉमन डिसोबीडिएंट कैंपेजन, ठीक है। तो स्टार्टिंग था ना CDM का, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेजन का, वो स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल 1913 में दांडी पहुंच गए, दांडी गुजरात पहुंच गए गांधी जी। और पहुंचकर उन्होंने, गांधी जी ने है ना जो नमक था उसको बनाना चालू किया। अब गांधी जी नमक बनाने में चालू हो गए भाई। अब फिर उसके बाद ये जो लोग थे जो कि गांधी जी की ये है ना ऐसे देख रहे थे कि गांधी जी ने है ना उस कानून को तोड़ा है जो कि है ना अंग्रेजों ने बहुत समय से बनाया हुआ है। तो हम भी है ना गांधी जी के साथ मिलेंगे और इस कानून को नहीं मानेंगे, और है ना अब हम भी साल्ट बनाएंगे, अब हम भी है ना ये नमक बनाएंगे। लोग मिल गए, लोगों ने मानना चालू कर दिया। अब ऐसे में एक मिनट कहाँ गए हम, कहाँ गई है, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये है ना जब गांधी जी ने ये सब ब्रोक किया ना रूल, तो कई सारे लोग उनके साथ मिल गए। थाउजेंड ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ। कई हजारों लोगों ने है ना जो नमक कानून था ना उसको तोड़ दिया और है ना खुद नमक बनाना चालू किया। और इसकी वजह से पीपल वायलेट फॉरेस्ट लॉ। पीपल से ना मतलब एक कानून टूटा तो एक के साथ 10 तो टूटने ही टूटने हैं। तो लोगों ने है ना फिर फॉरेस्ट लॉ जो बना रखे थे अंग्रेजों ने, वो भी तोड़ना चालू कर दिया। साथ ही साथ में जो फॉरेन क्लॉथ्स है ना, जो फॉरेन क्लॉथ थे, जो बाहर से आए हुए क्लॉथ थे, कपड़े थे, उन सबको है ना उन सबको गांधी जी मतलब उन सबको जो लोग थे, भारत के लोग थे, उन्होंने है ना जलाना, उन सबको है ना ऐसे फेंक देना चालू कर दिया, ऐसे फेंक दिया। अब है ना उन कपड़ों को भी वो नहीं लेते थे। अदर दी अदर सिचुएशन, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने है ना रेवेन्यू देना बंद कर दिया, मतलब टैक्स देना या फिर ना कोई एक कर के हिसाब से ऐसा मोटा सा माल देना कि है ना हमने खेती करी, इस लैंड पे करी, तो है ना खेत के मतलब प्रोडक्शन का टैक्स लग रहा है, तो वो प्रोडक्शन का टैक्स भी देना पड़ता था किसान, मतलब इनको ब्रिटिशर्स को, वो देना भी बंद कर दिया। ये सब कब हुआ है, मार्च पास्ट की मतलब साल्ट मार्च की वजह से। जब गांधी जी ने लॉ तोड़ा, साल्ट मार्च से CDM
जिसका नाम था फुल नेम सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेन। इसका इसके होते हुए जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा तो कई लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ा, साथ में फॉरेस्ट लॉ तोड़ा और साथ ही साथ में जो रेंट जो टैक्स दे रहे थे ना पीजेंट्स किसान, वो भी देना बंद कर दिया। अगला पॉइंट, कॉलिंग कॉलिंग ऑफ सीडीएम। सीडीएम के लिए बुलाया गया, मतलब गवर्नमेंट अरेस्ट कांग्रेस कांग्रेस लीडर्स। जब ये सब कुछ हो रहा था ना तो ब्रिटिशर्स चुप तो बैठने वाले थे नहीं। ब्रिटिशर्स ने भी कुछ किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना उनको पकड़ना चालू कर दिया और उनको बहुत ज्यादा मारना पीटना चालू कर दिया। इसमें है ना एक अब्दुल गफर नाम का इंसान है, अब्दुल गफर खान, जो कि गांधी जी का परम शिष्य एक तरह से, उसको उसको भी पकड़ लिया गया अप्रैल 1930 में। और आफ्टर दैट एक महीने बाद मई 1930 में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया और उस वजह से शोलापुर में आग लग गई। शोलापुर में है ना गुस्सा जग गया और शोलापुर के लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। अब उनके लिए अहिंसा परमो धर्म नहीं था, अब उनके लिए था हिंसा परमो धर्म। लड़ाई करो, मार डालो, क्योंकि इन्होंने हमारे लीडर गांधी जी को पकड़ लिया। इन्होंने शोलापुर के लोगों ने ये बात कही कि अंग्रेजों ने हमारे लीडर को पकड़ा, अब मारो, अब मत देखो इधर न उधर। ठीक है भाई, ठीक है, ये सब बात सही है। लेकिन इसके बाद है ना लॉर्ड इरविन को मौका मिल गया, क्योंकि जहाँ पे है ना शांति से सब कुछ काम हो रहा था ना वहां पे अशांति फैलने लगी और उनको मौका मिल गया कि है ना ये एक तरह का ऐसा विद्रोह है जो कि दबाना पड़ेगा। तो है ना ऐसी बात रख करके इन्होंने है ना अटैक शुरू कर दिया नॉर्मल पीपल्स पे। लॉर्ड इरविन ने है ना कन्विंस्ड कर दिया गांधी जी को, ऐसे गांधी जी से कह दिया जेल में जाकर, लॉर्ड इरविन जैसे ऐसे गांधी जी को पकड़ लिया मई में। तो गांधी जी के जेल में गए, उनके लॉकर में गए और लॉकर में जाके बोला, सुनो गांधी, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारी समझता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे साथ एक पैक्ट पे साइन करो। 5 मार्च 1931 की बात है। लॉर्ड इरविन ने है ना गांधी जी को बना लिया कि है ना हम तुम्हारे लीडर्स को, जो कांग्रेस के लीडर्स थे जिनको हमने पकड़ा उनको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी कुछ जो डिमांड्स हैं उनको मान लेंगे। तो इसके लिए तुम्हें पहले मेरे साथ एक पैक्ट पे साइन करना होगा, एक पैक्ट करना होगा, एक बातचीत करनी होगी। गांधी जी मान गए, ठीक है। उस पैक्ट का नाम रखा गया गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है ना। नोट डाउन कर लेना, 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इस पैक्ट को जाना गया। अब गांधी जी एग्रीड हो गए और सेकंड राउंड टेबल के लिए कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी, मतलब सेकंड राउंड टेबल के नाम पे थी, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग थे। पहला इरविन, लॉर्ड इरविन वायसराय, दूसरा गांधी जी। ये दोनों है ना ऐसे फेस टू फेस एक राउंड टेबल पे, एक गोल टेबल पे फेस टू फेस बैठे थे और है ना इनकी बात होनी थी। कहाँ पे? लंदन के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्री कर देती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ये बात है ना गांधी जी के कान पे झूठी पहुंचाई गई थी, लेकिन असलियत तो ये थी कि जब टॉक्स फेल हुई, लोग है ना मतलब टॉक जो हो रही थी गांधी जी और इरविन के बीच में, जब गांधी जी से है ना इरविन ने कुछ कहा तो गांधी जी ने माना, लेकिन इरविन से जितना भी गांधी जी ने कहा वो गांधी मतलब इरविन ने नहीं माना। तो गांधी जी ने कहा तेरा खुद का राज्य चल रहा है, चल पहुंच, नहीं माना तेरी बात में। और गांधी जी है ना बाइकआउट करके वहां से लंदन से वापस जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि इरविन ने उनको धोखा दिया। कोई भी लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है उसको बाहर नहीं निकाला गया है जेल से, और साथ ही साथ में जो भी है ना कांग्रेस के लीडर्स है ना उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं कि जो भी लीडर दिखे उसको शूट एंड साइड कर सकते हो, उसको पनिशमेंट दे सकते हो। तो ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लगाए लिए गए कांग्रेस लीडर्स पर। ठीक है, ये सब चीज होने लगी। ये सब चीज चलो एक लेवल तक ठीक थी। अब गांधी जी को आ गई गुस्सा। गांधी जी ने कहा भाई ये बहुत गलत कर दिया लॉर्ड इरविन, तूने तूने है ना मेरे को ऐसा धोखा दिया है, अब मैं भी नहीं मानूंगा। गांधी जी ने रीलॉन्च कर दिया सीडीएम, कॉमन सॉरी सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेज ने फिर से चालू कर दिया। और वही सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेज ने ना फिर से चालू किया ना, तो उसमें कौन कौन शामिल हुए? उसमें पार्टिसिपेशन था सीडीएम में रिच पीजेंट, जो है ना बड़े किसान थे, जो है ना चाहते थे कि है ना भाई ब्रिटिशर्स ने है ना पूरा मार्केट घेर रखा है, अब ये बाहर से सामान लाते हैं और हमको बाहर जाकर सामान लाने की ऐसे अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, तो हम भारत का सामान लेंगे, भारत में ही बेचेंगे। तो इस वजह से हमारा तो नुकसान है, क्योंकि भारत का सामान कोई खरीद ही नहीं रहा है ना। तो गांधी जी को ये रिच पीजेंट थे, जो बड़े किसान थे,
ये है ना पूरा पार्टिसिपेट करते थे। ऐसे कहते थे कि गांधी जी आप चलें, हम आपकी सुनेंगे, ठीक है? तो गांधी जी के इन्होंने सुनी और है ना इन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। फिर पुअर पीजेंट नॉट पार्टिसिपेट, जो गरीब किसान थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। हमने एक केस स्टडी में पढ़ा जहाँ पे स्वराज का मतलब क्या था, राइट टू मूव फ्रीली, मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं आज़ादी से, ठीक है ना? उसमें है ना उन लोगों को बहुत गंदे से मारा गया, तो इस वजह से लोग है ना फिर समझ गए कि गांधी जी भाई हमारी साइड नहीं है। क्योंकि समझे तो क्या ही, आप भी समझते हो कि है ना एक जगह पर ध्यान दें कि 10 जगह पर ध्यान दें। तो ऐसे में अगर है ना उनकी सोचते तो है ना कुछ उन पीजेंट की सोचते ना तो पूरा देश हाथ से निकल सकता था। तो इसलिए गांधी जी ने उस वक़्त है ना उसकी बात भी गांधी जी तक नहीं पहुँची थी। तो ऐसे में ना पुअर पीजेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। किसमें? सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन में। इंडस्ट्रियल वर्कर आल्सो नॉट पार्टिसिपेटेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि पहले है ना सैलरी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अपोजिट में खड़े कौन हुए थे? अहमदाबाद कॉटन मिल के वर्कर्स, है ना? अब उनका साथ किन्होंने दिया? गांधी जी ने। तो ये भी नहीं माने, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी कहा हम आपके साथ नहीं है। वुमेन ने पूरा पार्टिसिपेशन किया, लेकिन वुमेन्स को कभी राइट्स नहीं मिले उस वक्त में। फिर बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया। बिजनेस क्लास ने कहा हम आपके साथ हैं गांधी जी, बस आप तो ये करा दीजिए कि जो हमारे गुड्स है ना ये बेचे जाएं, क्योंकि आप भी जानते हो गांधी जी की है ना ये अंग्रेज हमें बाहर जाने नहीं देते, हमें क्लॉथ वगैरह लाने नहीं देते हैं भारत में बेचने के लिए, और हमारे भारत के सामान को भारतवासी खुद खरीद नहीं रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए आप है ना हम आपके साथ हैं, आप तो आगे बढ़ें। फॉर्म इन्होंने जो ऐसे बिजनेस क्लास थी ना, इन्होंने है ना कई सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए थे जो कि कांग्रेस के लिए थे। कई सारे ऐसे डोनेशन देते थे, ये बड़े बड़े डोनेशन देते थे लाखों के। अब इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 1920 में इन्होंने एक बड़ा एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन कांग्रेस। इस ग्रुप में है ना ये बिजनेस क्लास ने बनाया, ऐसे कई सारे ग्रुप बनाए हुए थे, मतलब बिजनेस क्लास साथ है। अब दलित नॉट पार्टिसिपेटेड, दलित से ना उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दलित कौन? सबसे बड़े दलित में हम ऐसे देखते हैं कि दलितों के लिए खड़ा कौन हुआ था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर खड़े हुए थे इस वक्त में दलितों के लिए। बी आर अंबेडकर किस जाति से थे? माहिर जाति, ठीक है ना? ठीक है। अब इस जाति से थे, इनको पता था अनटचेबिलिटी कितनी ज़्यादा अंदर चुभती है। तो ऐसे में बी आर अम्बेडकर जी ने है ना ये कहा गांधी जी हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम किसके लिए लड़ें? इन देशवासियों के लिए जो कि हमको अनटचेबल मानते हैं, जो हमें मंदिर में घुसने नहीं देते, जो हमें जो मटका बीच सड़क पे ऐसे मटका जो बगल में सड़क पे रखा है जिसमें से कोई भी पानी पी सकता है, लेकिन हमें पानी पीने का अलाउ नहीं है। ऐसे जगह पे हम ऐसे लोगों के लिए हम क्यों करें कुछ? तो इन्होंने मना कर दिया बी आर अम्बेडकर जी ने। और साथ ही साथ में गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर जी को बनाने के लिए गांधी जी ने ये कहा कि आप लोग दलित नहीं हो, सपोर्ट किया, आप लोग दलित नहीं हो, आप लोग हरिजन हो। हरिजन मतलब जो हरि भगवान की जनता है, मतलब कृष्ण भगवान की जो जनता है ना उसको कहते हैं हरिजन। तो ये दलित से ना उनको हरिजन नाम से जाने जाना लगा। उस वक्त में हरिजन कहा जाता था फिर दलित को। अब भीमराव अंबेडकर जी है ना उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस क्लास के लिए एसोसिएशन इन 1930 और डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे कि पाकिस्तान ने इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था ना, पाकिस्तान को दे दिया हमने, पाकिस्तान अलग हो गया। ऐसे ही है ना दलित ने भी कहा, हरिजन ने भी कहा कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए 1930 में। लेकिन गांधी जी ने उस वक्त कहा भीम, मतलब उन्होंने कहा भीमराव तुम गलत कर रहे हो, समझो इस बात को। गांधी जी ने जब ये कहा ना, गांधी जी से साफ साफ कहते कि गांधी जी कुछ भी आप मानिए लेकिन हम तो यही करेंगे अब। तो ऐसे में है ना गांधी जी ने एक पैक्ट किया और है ना अंबेडकर जी से कहा कि यार तुम एक काम करो मेरे साथ पूना में मिलो, पूना पैक्ट करते हैं हम। और उस पूना पैक्ट में है ना गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा ठीक है हिस्टोरिकल मूवमेंट की वजह से जो तुम्हें है ना हमने सीट्स नहीं दिए हैं वो सीट्स हम अब देंगे, और स्पेशल रिजर्व सीट्स देंगे। ये जो भी आप दलित हो ना, जो हरिजन हो, उनको स्पेशल रिजर्व सीट देंगे। इस वजह से आज हम अभी भी देखते हैं कि जो आरक्षित है ना लोग, आरक्षण ही जिनको है उनको रिजर्व सीट मिलती हैं।
कुछ स्पेशल है ना कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको है ना रिजर्व कर दिया गया है सीट्स का सिलसिला। भीमराव अम्बेडकर जी की बात मान ली और भीमराव जी ने मान लिया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रिजर्व सीट हमें चाहिए, हम इलेक्टोरेट नहीं मांगते, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगते, हम भारत में ही रहेंगे, भारत से दूर नहीं जाएंगे। मान गए, ठीक है। अब मुस्लिम रेस्पॉन्स क्या था इसमें? मुस्लिम रेस्पॉन्स क्लियर नहीं था। वजह क्या थी मुस्लिम रेस्पॉन्स के क्लियर ना होने की? क्योंकि इस वक्त में है ना हिंदू और मुस्लिम में कई सारी लड़ाइयाँ करवा चुके थे ब्रिटिशर्स, तो हिंदू मुस्लिम में है ना ऐसे दूरियां बन गई। लेकिन गांधी जी को पता था कि हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, इनको है ना बैठाना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा। गांधी जी ने है ना इस डिस्प्यूट को मिटाने के लिए एक जगह पे है ना मीटिंग करी, और उस जगह पे है ना मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिमों के एक लीडर थे, उन्होंने कहा, उनको बुलाया, और एक है ना महासभा को, मतलब कांग्रेस को बुलाया और हिंदू महासभा को बुलाया। तो इसमें है ना मतलब इस बात में है ना जब बातें होने लगी तो कांग्रेस वगैरह सफर थे, कांग्रेस मान गए थे, लेकिन हिंदू महासभा का एक इंसान उठा और उठते ही M.R. जयंकर जिसका नाम था, और उठते ही कहा, गेट आउट मुस्लिम्स, मतलब तुम निकलो भारत देश से, नहीं जा, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तो ऐसा कहने के बाद गांधी जी की जो इतनी मेहनत थी ना वो सब बिगड़ गई, और ना चाहते हुए भी गांधी जी के सामने सामने है ना मुस्लिमों ने है ना ये कह दिया कि गांधी जी माफ कीजिए, हम आपके साथ नहीं है, ठीक है, ये सब काम हो गए। अब इसके बाद गांधी जी के साथ मुस्लिम नहीं है। अब देखते हैं कि कलेक्टिव, ये सब हो गया था ना, तब कलेक्टिव बिलोंगिंग नेक्स्ट की, मतलब कि अंदर से ये भावना कैसे आई लोगों में कि है ना हमको है ना देश के लिए बोलना है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए काम करना है। ये भावना कैसे आई? ये भावना आई, नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे हुई, और है ना कलेक्टिव बिलोंगिंग केम कहाँ से हुई, मतलब कि कहाँ से आई? तो ये आई थी सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सेम नेशन। इस भावना से, इस सोच से कि है ना हम जो अंदर हमारे है ना एक सेम पार्ट है, हम है ना एक देश के नागरिक हैं, हम अलग अलग नहीं है, तो हम इस देश के नागरिक हैं, तो हम एक हैं, ठीक है ना। पहली सेंस यहाँ से आई। दूसरा कि है ना उनको यूनाइटेड में, एक यूनिटी में बांध बांध दिया, उनके लिए कुछ ऐसी बातें सोच ली उसके लिए कि है ना उनको बता दिया कि आप लोग हमारे संग खड़े हो, ये अलग अलग मत रहो, अलग अलग रहोगे ना तो दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम। कहाँ से आई थी ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? ये आई थी यूनाइटेड स्ट्रगल से। यूनिटी, जो सेंस ऑफ यूनिटी ऐसे बिलोंगिंग थी ना, ये आई थी, सब एक साथ में काम कर रहे थे, एक साथ सफर कर रहे थे, उस सफरिंग की वजह से है ना एक कलेक्टिव स्ट्रगल इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से है ना लोग इकट्ठे आए। अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स, कई सारे प्रोग्राम्स किए गए, जैसे कि अगले पेज पे हम अगली स्लाइड पे बता दें प्रोग्राम्स कुछ कैसे किए गए। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए गए जिसमें है ना भारत माता को दिखाया गया, और देश के लिए कई गाने गाए गए, जैसे कि आप जब भी आप राष्ट्रगान सुनते हो, वंदे मातरम सुनते हो, तो आपके अंदर आता है ना कि यार देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ बनना है। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स है ना लोगों में आने लगी। उस वक्त में तो सोचो कितनी ज्यादा टॉप पे होंगी, पीक पे होंगी ये फीलिंग्स। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स आने लगी। अब उन फीलिंग्स को जो कल्चरल प्रोग्राम्स है ना उनको कैसे कैसे शो किया गया, उनको शो किया कल्चर प्रोग्राम्स को। एक भारत माता की इमेज आप देख रहे हैं अपने सामने, ये है ना बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत माता की इमेज बनाई थी पहली बार, जो इमेज आई थी ना भारत माता की सबसे पहली इमेज जो बनाई थी, वो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है ना, पीपीटी में देखिए। इस इमेज में है ना कहा गया, मतलब कि है ना जो ये माता है, भारत माता बहुत ज्यादा शांत हैं, कार्म है, डिवाइन है, मतलब आसमान से उतरी एक देवी है, उनकी पावर है, वो एक देवी है, एंड स्पिरिचुअल माता, और हिंदुओं की माता बताई गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद उनको बताया गया कि ये है ना लेटर ईयर इमेज है, मतलब ये इमेज जो बनाई है ना माता की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है ना भारत माता की इमेज बनाई है ना, इस इमेज में कहा गया कि भाई ये फॉर्म, ये बना दिया गया है ना जो इमेज, इसको आगे चल के कई लोग है ना और ज्यादा ऐसे मॉडर्न करते गए, और है ना इस इमेज को, इस माता की इमेज को कई तरह की इमेजेस में डालते डालते उन्होंने आज जो आप जो इमेज देखते हैं ना वो कुछ अलग है। उसमें है ना माता साड़ी पहने, जिसमें है ना 3 रंग आप देखते हैं, हरा, केसरिया और सफेद, और नीले कलर का चक्र।
तो इस तरह के है ना कई सारे आप रंग देखकर उनके सिर पे मुकुट देखते हो, तो ऐसी माता को दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहला जो भारत माता का चित्र था वो यही था जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया। वंदे मातरम जो कि उनकी एक नोवेल में लिखा, मतलब जो कि उनकी एक नोवेल थी जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में वंदे मातरम उन्होंने लिख कर रख रखा था, जो कि है ना गाया जाता था। आप सब जानते हैं वंदे मातरम कितना अच्छा सॉन्ग है, मतलब अपने भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को है ना जब भी गाया जाता था तो लोग सोचते थे कि हाँ, हमको देश के लिए चलना है, हमको देश के लिए खड़ा होना है। ऐसी-ऐसी सोच लाई गई, ऐसी-ऐसी सोच आने लगी। अब जो ये अभिंद्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने पेंट किया था फेमस इमेज को पहली बार भारत माता की, मतलब सॉरी, ये जो टैगोर है ना, अभिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने है ना भारत माता की इस इमेज को पेंट किया था सबसे पहली बार दुनिया में, मतलब भारत में पहली बार जो पेंटिंग थी ना माता की, वो इन्होंने ही दिखाई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तो है ना हम देखते हैं वंदे मातरम की एक यही है, और भारत माता इमेज के है ना उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था, उन्होंने अपनी बुक में डाला था जो कि थी आनंद मठ। आनंद मठ की बुक में क्या-क्या देखा हमने? वंदे मातरम सॉन्ग और साथ में भारत माता की प्रथम इमेज जो कि बनाई गई थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है? फिर अगला पार्ट, अब ये सब चीज़ें हो रही हैं नॉर्थ इंडिया में, लेकिन है ना जो ईस्ट इंडिया है और है ना साउथ इंडिया, उसमें क्या-क्या चल रहा है? उसमें काम हो रहा है इंडियन फ़ोकलोर का। मतलब फ़ोक सॉन्ग्स और टेल्स के कलेक्टिव इमेजिनेशंस बनने लगे, मतलब स्टोरीज़ सुनाने लगे कि हमारा देश ऐसा था, ये ऐसे-ऐसे बदल गया, इन लोगों की वज़ह से बदल गया, इनको भगाना पड़ेगा। ऐसे-ऐसे कई स्टोरीज़ है ना लोगों ने एक-दूसरे को सुनाना चालू कर दिया। और कुछ ऐसे-ऐसे सॉन्ग सुनाने थे जैसे कि वंदे मातरम, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जब भारत में फैलने लगी ना, तो भारत के लोग सोचने लगे हमको देश के लिए कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो ऐसी भावना जो फैलाने वाले लोग थे ना, उसमें 2 लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। उसमें 2 लोग, एक तो आप जानते हो रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर आप देखते हैं ये, और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, ये जिनके सामने एक थॉट लिखा हुआ है, ये रवींद्रनाथ टैगोर। और एक थे ये इंसान जिनका नाम था नतेशा शास्त्री। ये नतेशा शास्त्री जो मद्रास में थे, इन्होंने है ना कलेक्टिव पब्लिश किया था, कलेक्टेड किया था फ़ोकलोर को, और मतलब स्टोरीज़ और सॉन्ग्स को कलेक्ट किया था और है ना साउथ इंडिया में पूरा फैलाया था। किन्होंने? नतेशा शास्त्री ने। और देखते हैं रवींद्रनाथ टैगोर में बंगाल में इन्होंने है ना कई ऐसी रिलीज निकाली थी, कई ऐसी बातें उठाई थी, कई ऐसी किताबें भी लिखी थी इन्होंने, जिसकी वजह से है ना रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ज़्यादा मानते हैं आज के वक़्त में हम। रविंद्रनाथ टैगोर का एक फ़ेमस डायलॉग, सॉरी फ़ेमस थॉट, जो कि आप सबको जानना ज़रूरी है, दैट यू कांट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। तुम कभी भी तुम कभी भी एक समुद्र को पार नहीं कर सकते जब तक तुम उस समुद्र को है ना झांकते रहोगे सिर्फ, और सोचते रहोगे कि मैं इसे पार करूं। जब तक तुम है ना कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते। ये कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसी तरह से एंडिंग सीन अपना खत्म हो चुका है और मुझे यकीन है कि आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में बिल्कुल नहीं चूकिएगा, और बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू। टेलीग्राम आर्मी पे ज्वाइन हो जाइएगा जिसका नाम है लेट्स फील आर्मी। बाय बच्चों।